नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 30 नवंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये न्यूज़पेपर को अगर आप रोज़ फॉलो कर रहे हैं सही से, और सही से का तात्पर्य ये होता है कि जब आप उसको अच्छे से कवर करते हैं, हर एक टॉपिक को इम्पॉर्टेंट ही मान कर पढ़ते हैं, तो आपका पीटी और मेंस में बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपको टकराएंगे, इससे पूछे भी जाएंगे। मेंस अभी होने दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने सारे सवाल डायरेक्ट न्यूज़पेपर से पूछे जाते हैं, है ना। करंट अफेयर के सोर्स से ही पूछे जाते हैं। करंट अफेयर का सोर्स तो न्यूज़पेपर और मैगजीन ही होता है ना। उसके अलावा पीटी में भी आपको ये काफ़ी मदद करेगा। इस बार के पीटी के बाद मैंने बहुत सारे सवाल दिखाए थे, कठिन सवाल, आसान सवाल नहीं दिखाए थे मैंने, क्योंकि वो तो हर कोई के सवालों, हर किसी के वीडियो से आया था। जो कठिनतम सवाल थे सारे के सारे, आपके सबसे कठिन सवाल, वो सारे मैंने दिखाए थे लगभग में, कि देखिए मैंने पढ़ाया हुआ था और पूछा गया था। इसलिए इसको सीरियसली फॉलो कीजिए। और आंसर राइटिंग वगैरह करना हो तो अपना एक छोटा सा पेड ग्रुप चलता है, जिसमें आपको ज्वाइन करवा दूंगा मैं। रेगुलर आंसर राइटिंग होता है, सिखा दूंगा मैं आपको, निबंध लेखन से लेकर आंसर राइटिंग तक बेसिक से मैं सिखाता हूं, तो इसकी चिंता मत कीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ, आपका रूटीन एक अच्छा हो जाए। डेली लिखने से क्या होता है, एक रूटीन आपका बन जाता है, डिसिप्लिन में आ जाते हैं। सेल्फ स्टडी में सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी की होती है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हेडलाइन क्या है, यूएस ब्लेम इंडियन ऑफिशियल फॉर प्लॉट अगेंस्ट पन्नू। ये पन्नू कौन है? तो ये पन्नू आतंकवादी है, खालिस्तानी आतंकवादी है, जो अमेरिका और कनाडा में रहकर भारत को तोड़ने की साजिश रच रहा है। और क्या करता है, तो भारत के ऑफिसर्स, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के लोग, इन पर अटैक करता है, कई बार वीडियो बनाकर, कई बार वहाँ पर कनाडा में प्रदर्शन करके हमारे दूतावास पर अटैक किए जाते हैं। इस पन्नू को अमेरिका ने आरोप लगाया कि भारत सरकार इसको मरवाने के लिए प्लॉट रच रही थी। ठीक है, उसने बोला कि एक निखिल गुप्ता नाम के शूटर को हायर किया था भारतीय सरकार ने, और गुजरात में उसके खिलाफ केस वेस बंद करवा दिए थे निखिल गुप्ता के खिलाफ, और उसको हायर किया कि हम तुम्हें कनाडा ले जाएंगे, तुम इसको मारो। तो ये सब आरोप लगाया। इसका एक ही काट होना चाहिए था, भारत सरकार को चाहिए था ना, ओसामा बिन लादेन को ना बोलना चाहिए था कि उसको नहीं मारना था आपको, वो आतंकवादी आपके लिए था, हमारे लिए आतंकवादी नहीं था। ये ऑफिशियली घोषित करना चाहिए, तब इन जैसे देशों को ना पता चलेगा कि सिटीजनशिप और लोकतंत्र और व्यक्ति की स्वतंत्रता और आतंकवादियों में क्या फ़र्क होता है। आपका कोई टेररिस्ट है तो वो सबके लिए टेररिस्ट है, लेकिन हमारे लिए कोई नुकसानदेह है, हमारे देश के लिए कोई आदमी इस तरह की हरकतें कर रहा है और हमारे ऑफिसर्स को सरेआम पोस्टर लगा के धमकी देता है, कनाडा में हमारे दूतावास पर अटैक करता है, उसको आप ह्यूमन राइट और पता नहीं किस किस चीज़ के आधार पर संरक्षित कर रहे हैं। तो इसका जवाब सही से देना चाहिए था, नहीं तो इस तरह के अनर्गल आरोप तो लगते ही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुख्य मुद्दे पर चलते हैं, अपना आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आज का आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और ये गवर्नर वाला तो मैं आपको न्यूज़ पढ़ा चुका हूँ, गवर्नर वाला, कि तमिलनाडु और केरल के गवर्नर पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला दिया ही था कि आप क्या कर सकते हो, रोक कर नहीं रख सकते हो किसी भी चीज़ को। कोई भी एक्ट अगर पारित किया गया है तो आप उसको लौटा दीजिए, लेकिन आप रोक करके उसको साल भर से आप रोक करके रखे हुए, ये चीज़ अलाउ नहीं होगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था, मैंने आपको बताया भी था डिटेल में कि गवर्नर की जो शक्तियां होती हैं वो मनमानी नहीं चल सकती, इस प्रकार से होती हैं। और गवर्नर का कोई आदेश वगैरह है तो उसकी समीक्षा भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। गवर्नर आपके इस बार के सवाल में, इस बार के मुझे लग रहा है कि मेंस एग्जामिनेशन पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। ओके, आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं हम लोग। कल द हिंदू में आर्टिकल आया था किस चीज़ को लेकर, तो शहरी प्रदूषण से निपटने के लिए विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों न किया जाए, किससे निपटने के लिए, तो शहरों में जो पॉल्यूशन हो जाता है वो। तो इसी के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से उपाय द हिंदू में उन्होंने बताए थे। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था वो, इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूँ कि भाई आप लोगों को भी पता चले कि कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। और ये चर्चा में तो रहता ही है, और कोई ये दिल्ली की समस्या तो नहीं ही, आपको पता ही होगा कि नॉर्थ पूरे इंडिया की समस्या है ये। इसी को डिटेल में समझते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन हम कर देंगे तो क्या उससे समाधान हो जाएगा। ओके, भारत में कई शहरों में इस वर्ष कई बार खराब वायु गुणवत्ता की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे क्या हुआ है, तो लाखों लोगों के लिए सांस अस्वास्थ्यकर हो गया है। दिल्ली के प्रदूषण के बारे में दो महत्वपूर्ण अध्ययन, 2015 में शहरी उत्सर्जन शीर्षक अध्ययन और 2018 में टेरी, एक संस्था है टेरी TERI द्वारा आयोजित एक अध्ययन ने प्रकट किया कि शहरों में धुंध, स्मॉग एक बड़ा PM 2.5 और PM 10 नामक सूक्ष्म कण से उत्पन्न प्रदूषण है। देखिए PM 2.5 और PM 10 क्या है, तो ये पॉल्यूटेंट है, ये प्रदूषक है, गैस नहीं है ये। ठीक है, ये छोटे छोटे कण होते हैं, धूल कण होते PM 2.5 स्तर के।
या किसी और चीज़ के कण हो सकते हैं हवा में। पीएम का स्तर बढ़ने, पार्टिकुलेट मैटर इनको कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह करते हैं। जो स्मॉग आपको दिखता है, जो कालापन आपको दिखता है ना प्रदूषण के कारण से, वो कालापन स्मॉग के कारण ही बनता है। यही PM 2.5 PM 10 जो है, यही इस माहौल को क्रिएट करते हैं। तो इनको रोकना उतना आसान भी नहीं है। कई सारे लोग मास्क पहन लेते हैं, लेकिन इनका माइक्रो में साइज होता है, 2.5 का माइक्रो में साइज होता है। ये जो नॉर्मल मास्क आप पहनते हैं सिजेरियन वाले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनको। सर्जिकल जो मास्क आप पहनते हैं, हाँ N95 वगैरह पहनेंगे तो थोड़ा सा ज़रूर आपको बचा लेगा, लेकिन बाकी असर नहीं पड़ता है। ओके, इस परिदृश्य में सड़क परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण में देश की वायु प्रदूषण की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता है। इन्होंने बोला है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन अगर हम सड़क पर चलवा देंगे, जो पेट्रोल, डीजल और CNG का वाहन हम चलाते हैं, उसकी जगह पर हम इलेक्ट्रिक वाहन अगर चलाएंगे तो शहर जो है वो प्रदूषण से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए आपको बिजली कहाँ से लाना पड़ेगा? कोयले के स्रोत से लाना पड़ेगा, क्योंकि कोयले से हम आज भी 60% से ज़्यादा बिजली का उत्पादन, 70% से ज़्यादा करीब में कोयले से करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो कोयले पर हम सारा का सारा शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि शहरों का प्रदूषण हम कहाँ पर भेज रहे हैं? जहाँ पर ये थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर भेज रहे हैं, क्योंकि बिजली तो उनको ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। क्योंकि सारी गाड़ियां अगर आप चार्ज करने लग जाएंगे, सारे पेट्रोल ख़त्म करके सारी गाड़ियों को आप चार्जेबल बनाएंगे, तो उनको तो ज़्यादा बिजली खपत होगी। तो ज़्यादा बिजली खपत होगा यानी ज़्यादा डिमांड हो रहा है, तो ज़्यादा सप्लाई भी करना पड़ेगा। ज़्यादा सप्लाई के लिए ज़्यादा कोयला जलाना पड़ेगा। ये पूरा चेन आपको समझ में आ रहा होगा। मैं दोनों पक्षों को लेकर चलूँगा, इसलिए डिटेल में ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। ओके, भारत में सड़क परिवहन के विद्युतीकरण, अब इससे क्या होगा? वायु गुणवत्ता में सुधार। इन्होंने बोला है कि वैश्विक स्तर पर परिवहन क्षेत्र ईंधन दहन से होने वाले CO2 उत्सर्जन में लगभग 25%, GHG उत्सर्जन में 15% का योगदान किससे आता है? तो ट्रांसपोर्टेशन से आता है। ट्रांसपोर्टेशन से कितना आता है? तो 25% लगभग में कार्बन का और 15% लगभग में ग्रीन हाउस गैसों का। अब एक चीज़ और सुनिएगा, COP28 होने वाला है कहाँ पर? तो दुबई में। उसके कारण से ये सब टॉपिक अभी से लेकर पूरा चर्चा में रहने वाला है 15 से 20 दिन तक। और इस टॉपिक से इसीलिए सवाल भी पूछे जाते हैं, क्योंकि हर साल में दिसंबर के महीने में पूरी दुनिया जागती है कि हाँ भाई आज अब पर्यावरण पर कुछ देर बात कर लेते, कॉफ़ी पी लेते हैं। तो वही हाल अभी हो रहा है। अभी आप BBC का रिपोर्ट खोलेंगे तो उसमें आपको बताते हुए मिलेंगे वो कि चीन ने बहुत अच्छा काम किया है ये इलेक्ट्रिफिकेशन में। उसने अपने बहुत सारे परिवहन उद्योग को शिफ्ट कर दिया है किस पर? तो ग्रीन एनर्जी पर, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी पर शिफ्ट कर दिया है उसने। इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट किया, ग्रीन पर नहीं। तो ये आपको चर्चा में दिखेगा, इसलिए इसको डिटेल में समझिएगा और फैक्ट के साथ। ये आंकड़े जो हैं इसको यूज करना है आपको आंसर राइटिंग में। आप जो मुझसे पूछते हो करंट अफेयर किस प्रकार से यूज किया जाता है, तो जब भी आपको वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पर आप लिखेंगे कि 25% योगदान परिवहन जो सेक्टर हैं वही देते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजनीतिक प्रतिबद्धताएं पूरी तरह से लागू हों तो भी 2050 तक परिवहन से होने वाला CO2 उत्सर्जन 16% तक बढ़ जाएगा। इन्होंने बोला कि हमने जितना रिकमेंडेशन किया हुआ है पूरे दुनिया भर के देशों को, वो अगर 100% लागू हो जाए तो भी 2050 तक CO2 उत्सर्जन बढ़ ही जाएगा, 16%, कम नहीं होगा। सड़क परिवहन, विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 35 भारत के हैं। कांग्रेचुलेसन। बाकी चीज़ों में हम नीचे रहते हैं रैंकिंग में, लेकिन हम प्रदूषण में टॉप में हमारे 35 शहर हैं। सोचिए जरा। सड़क परिवहन के विद्युतीकरण से मानदंड वायु प्रदूषक विशेष रूप से NOx यानी कि NO2, NOT, इनको NOx कहा जाता है। X की जगह पर 2, 3 आप रख दीजिए। PM 2.5 को कम किया जा सकता है, जो परिवेशीय वायु गुणवत्ता विशेष रूप से घनी आबादी वाले शहरों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। इससे परिवहन क्षेत्र तेल पर बहुत ज़्यादा अधिक निर्भर है। 95% मांग की पूर्ति पेट्रोलियम उत्पादों से ही होती है। और इससे क्या होगा, अगर हम इसको कम करेंगे तो और क्या लाभ होगा? हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी सुधार होगा, हमें तेल कम खरीदना पड़ेगा। ओके, जोड़ते चलिए एक दूसरे टॉपिक को तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। विद्युतीकरण इस निर्भरता को कम करेगा, स्वच्छ व अधिक संवहनीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देगा। विद्युतीकरण परिवहन के लिए ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाकर सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अगला कौन सा होगा? तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन समय, मतलब कि इसका मतलब मैं बताता हूँ, समझने में नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ। ये जो हम करेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जो वैश्विक प्रयास हैं उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब पूरी दुनिया जो रिकमेंड करती है कि ये कीजिए आप, तो उसी के हिसाब से हम करेंगे।
इलेक्ट्रिक वाहनों में आमतौर पर कार्बन का कम उत्सर्जन होता है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है। 2021 में विभिन्न शोधकर्ताओं ने दावा किया कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों ने गैसोलीन कारों की तुलना में लगभग 19 से 34% तक कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया है। ये किन्होंने दावा किया था? तो बहुत सारे एक्सपर्ट ने 2021 में ये चीज़ों का दावा किया था। आर्थिक विकास पर संभावित स्रोत, चूंकि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कार निर्माता है, नोट कीजिएगा इन सब पॉइंट को। इलेक्ट्रिक वाहन, ये पीडीएफ मैं देता हूँ पेड ग्रुप में, बहुत सारे लोग पीडीएफ के लिए पूछते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन आर्थिक विकास और निर्यात के संभावित स्रोत बन सकते हैं। भारत सरकार वर्ष 2030 तक कुल परिवहन या गतिशीलता के 30% के लिए विद्युतीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। हमने फेम इंडिया आपको पढ़ाया था, आप चीज़ों को जोड़िए। फेम इंडिया मैंने बताया था कि 2030 तक भारत सरकार ने सोचा हुआ है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट होता है, लोगों के निजी वाहन होते हैं, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है जैसे बस हो गया या अलग अलग हो गया सेक्टर पब्लिक में, उन सब को हम क्या करेंगे तो इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे। 30% उसका हिस्सा, यानी कि 100 बसें अगर चल रही हैं टोटल पूरे देश में सरकारी, तो उसमें से हम 30 बसों का क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक कर देंगे। और अगर 100 लोग पूरे देश में गाड़ी चला रहे हो तो उसमें से 30 लोगों का गाड़ी क्या होगा, इलेक्ट्रिक कार होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर देना, कि चार्जिंग स्टेशन जगह जगह बना दे और उसका रिपेयरिंग भी जगह जगह हो जाए, सर्विस मिलना शुरू हो जाए, थोड़ा सा ढंग से प्रचार प्रसार किया जाए, तो लोग खुद पेट्रोल डीजल छोड़ देंगे। इतना महंगा हो रहा है पेट्रोल डीजल को, महंगा सरकार ने सब्सिडी उस पर जो कम की, उसका एक रीजन ये भी हो सकता है, इनडायरेक्टली कई बार पुश करती है गवर्नमेंट कि भाई महंगा होने दो पेट्रोल डीजल को, लोगों का मनोबल जो है वो इधर से हट के कहाँ शिफ्ट होगा, तो इलेक्ट्रिक कारों की तरफ में शिफ्ट होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा ज़रा, तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। शहरी नियोजन और वासी योग्यता, इलेक्ट्रिक वाहन साझा गतिशीलता, शेयर्ड मोबिलिटी और कॉम्पैक्ट डिजाइन को बढ़ावा देकर शहरों में भीड़ कम करने में मदद कर सकते हैं, या पैदल यात्री के अनुकूल स्थान, साइकिलिंग अवसंरचना, कुशल सार्वजनिक परिवहन के लिए अवसर के द्वार खोल सकते हैं, जो समग्र शहरी वासी योग्यता और लिवेबिलिटी में योगदान करेगा, शहरों को रहने योग्य बनाएगा। वरना तो शहर जो है वो कचरे के ढेर में बदलते जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, ट्रैवल इमिशन वेयर और हाउ मच, एविएशन से, यानी कि एरोप्लेन वगैरह जो उड़ते हैं उससे 11.6% के करीब में योगदान देता है, और शिपिंग से 10.6%, रेल का 1% है, और अदर में मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑयल, गैस, वाटर, स्टीम एंड अदर मटेरियल 2.2% है, रोड से 45.1% पैसेंजर के लिए, और फ्रेट मतलब रोड से जो हम कार्गो वगैरह को आवागमन करते हैं उसमें करीब में 29.4% योगदान है उसका। CO2 एमिशन की बात हो रही है। भारत में सड़क परिवहन के विद्युतीकरण के राह के प्रमुख चुनौती कौन कौन सी है? अब इसी प्रकार से आंसर बनाए जाते हैं और सवाल बनाए जाते हैं। आपसे पहले पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं तो उसका बेनिफिट क्या क्या हो सकता है। उसके बाद आपको क्या पूछेगा, इसमें चैलेंजेस कौन कौन से हैं, और चैलेंजेस जब भी आता है तो मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है लिखने के लिए कि आपको सॉल्यूशन भी लिखना होता है। कुछ यूनिक सॉल्यूशन लिखा कीजिए कि आप अगर होंगे तो आप क्या करेंगे, आप बताइएगा कभी सोचकर। तो इस तरह की चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। देखिए पहला क्या है, बिजली उत्पादन का डीकार्बनाइजेशन करना, मतलब कि आप वही मैंने जो पहले समझाया क्या कि शिफ्ट कर रहे हैं पॉल्यूशन को, शहर से कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो जहाँ पर बिजली उत्पादन हो रहा है वहाँ पर। अगर आप उसको सही नहीं करेंगे, स्रोत को सही नहीं करेंगे जहाँ से बिजली आ रहा है, तब तक आप ये संपूर्ण पूरे साइकिल को, पूरे चेन को सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप पॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं आप पॉल्यूशन को। ओके, प्रदूषण नियंत्रण उपायों के बिना इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विद्युत हेतु कोयले बिजली संयंत्रों पर भारी निर्भरता के परिणाम स्वरूप SO2 का उत्सर्जन कई गुना बढ़ सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन जो उत्सर्जन है वो बढ़ सकता है, और सल्फर के उत्सर्जन से क्या होता है, एसिड रेन में ये बढ़ावा होता है। एसिड रेन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ग्रोथ करता है उसमें। आपको पता है मथुरा का पेट्रोलियम का जो शोध केंद्र है, मथुरा रिफाइनरी जो है, रिफाइनरी और जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, ये दोनों सल्फर के सबसे बड़े उत्सर्जक होते हैं, और सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड के। तो इनके कारण से क्या हो रहा है ना, ये NCERT का मैं बता रहा हूँ आपको कि सल्फर और नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है कहाँ पर, तो मथुरा रिफाइनरी से। उसके कारण से एसिड रेन होता है, और मथुरा के बगल में ही आगरा है, वहाँ पर क्या हो जाता है, तो ताजमहल पे एसिड रेन के कारण, वो तो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, चूना पत्थर है, उस पर क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे उसका रंग पीला पड़ रहा है। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि प्रदूषण का असर न केवल सांस के लिए पड़ता है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुँचाता है। उसके अलावा पेड़ पौधों के लिए भी एसिड रेन खराब होता है, मिट्टी के लिए भी एसिड रेन खराब होता है।
तो जब हम इस पॉल्यूशन को शिफ्ट करेंगे तो सल्फर का उत्सर्जन ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि थर्मल पावर प्लांट को और काम करना पड़ेगा, और कोयला जलाना पड़ेगा, और कोयले जलाने से क्या होगा, कहीं न कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा ही। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, समस्या को बस दूर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, समस्या का निवारण नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जीवन चक्र कार्बन उत्सर्जन। हाल के शोध से निष्कर्ष निकला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को 2 लाख किलोमीटर तक चलाए जाने के बाद उसका जीवनकालीन कार्बन उत्सर्जन, होल लाइफ कार्बन एमिशन, एक आंतरिक दहन इंजन वाहन के बराबर होता है। अगर आप उसको 2 लाख किलोमीटर चला लेते हैं तो उसका कार्बन उत्सर्जन वो भी शुरू कर देता है। जीवनकालीन कार्बन उत्सर्जन किसी उत्पाद प्रक्रिया प्रणाली के पूरे जीवन चक्र में उत्पादित कुल कार्बन उत्सर्जन होता है, उसको बनाने से लेकर उसको स्क्रैप करने तक। ये पूरे जीवन चक्र में किसी चीज़ का जब कार्बन उत्सर्जन होता है, कितना हुआ है, उसी को उसका जीवन काल का कार्बन उत्सर्जन कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान में रहेगा, ये टर्मिनोलॉजी होल लाइफ कार्बन एमिशन, जिसमें विनिर्माण, उपयोग और निपटान भी शामिल होता है। पिछले साल वाहन स्क्रैप नीति भी लाया गया था, इसको जरा पढ़ के जाइएगा जो लोग 69 मेंस देने जा रहे हैं। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ओके। लिथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है। इलेक्ट्रिक वाहन का विशिष्ट वजन, जो फ्रेम में अधिक स्टील व एल्यूमिनियम की आवश्यकता रखने वाले आंतरिक दहन इंजन वाहन की तुलना में औसतन 50% अधिक होता है, इसके कारण से भी हो सकता है। और इन सब चीज़ों के कारण से जो हम इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं उसके कारण से क्या हो सकता है, पूरे होल लाइफ में उसका हो सकता है, धुआं में वो कार्बन ना छोड़े लेकिन पूरे होल लाइफ में वो कार्बन एमिशन कर सकता है। विद्युतीकरण में प्रौद्योगिकी बाधाएं भी हैं। कौन कौन सी बाधाएं हैं भाई? इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रमुख घटक जैसे लिथियम बैटरी वगैरह का उत्पादन भारत में नहीं होता है। रेयर अर्थ मेटल्स जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, वो भी भारत में कम है, तो इसके कारण से भी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र के समक्ष विद्यमान वित्तीय चुनौती भी है कि भाई इसमें पहली बात तो क्या होता है कि पारंपरिक वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अग्रिम लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है थोड़ी सी, लेकिन सरकार इस पर जीएसटी में छूट दे रही है और कई सारे सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाती है। उच्च आरंभिक लागत इसे कई संभावित खरीदारों के लिए कम किफायती बनाता है, जिसमें ईवी की मांग की सीमित हो जाती है। देखिए सीधी सी बात है, जमीनी स्तर की बात है। कोई अगर गाड़ी खरीदने गया है, उसको 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की एक ही कार मिलेगी, तो 10 लाख वाले को चुनेगा। वो नहीं देखेगा पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, मोबिल से चलती है, मोबिल से तो चल ही नहीं सकती, और या फिर गैस से चलती है या इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, वो नहीं देखता है। सामान्य अगर हम बात करें तो लोग बस देखते हैं कि हम कार लेने जा रहे हैं, और कार तो पता ही है आपको, कार लेने जा रहे तो मतलब कार लेने जा रहे हैं, और अच्छी कार लेने का मतलब होता है, उनको नहीं मतलब होता है इन सब चीज़ों से सामान्य तौर पर जो लोग खरीदते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड और एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं, तभी उनको फ़र्क पड़ता है कि इलेक्ट्रिक लें या कार्बन वाले लें, वरना फ़र्क नहीं पड़ता है। सच्ची बात तो यही है ना। बेहतर अवसंरचना की जरूरत, इंजन व अन्य कार्यशील कर्पुर्जों में अंतर के कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल को पारंपरिक आईसी वाहनों की तुलना में अलग चार्जिंग, रखरखाव और संरचना की आवश्यकता होती है। अब देखिए जो कार होते हैं डीजल पेट्रोल वाले, उसमें क्या होता है, उसके लिए कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इलेक्ट्रिक कार लेकर आए तो सबसे पहले घर में चार्जिंग के लिए पॉइंट लगाइए आप, अलग अलग उसको चार्ज कीजिए। कहीं पर जा रहे हैं तो भी आपके पास होना चाहिए, है ना, अलग से। आप पेट्रोल लेकर तो नहीं जाते क्योंकि हमें हर जगह पेट्रोल मिल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर अगर आप गए हैं कहीं घूमने दूर और वहाँ पर चार्जिंग का स्टेशन है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है। 2030 तक सड़क पर 8 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के नीति आयोग के आकलन को देखते हुए भारत को वित्त वर्ष 22 से 23 के बीच में कम से कम 39 लाख संचयी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता है। भारत में कम से कम 39 लाख चार्जिंग स्टेशन की आवश्यकता पड़ रही है, जिसको नीति आयोग आने वाले समय में स्थापित करने में मदद भी करेगा फंडिंग करके। पिछले 5 वर्षों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाजार में सालाना औसतन 43% की वृद्धि हुई है। यानी कि भारत में लोग अपना भी रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को। ये आपको समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे जब लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है और चार्जिंग की फैसिलिटी भी उपलब्ध हो रही है कहीं कहीं पर, लगभग में शहरों में आपको दिख सकता है ये सुविधा। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज ही बोलेरो ही सबसे अच्छी गाड़ी मानी जाती है, बोलेरो भैंसा गाड़ी जो होती है। तो 43% की वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि लोग खरीदना चाह रहे हैं अब इसको। ओके, बोलेरो वाले बुरा मत मानना। ऑटोमोबाइल बाजार प्रवेश या पैठ दर लगभग में 26 पर 2.6% रही है। भारत जो वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा कार बाजार है, अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पैठ महज 1% के आसपास ही है। इससे मुख्यतः इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का दबदबा है। बाजार के आंकड़े बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2020 में इलेक्ट्रिक बसों और कारों की बिक्री महज 4000 यूनिट तक सीमित रही। इलेक्ट्रिक बस व कार तो कम बिक रहे हैं, लेकिन वो जो आता है दोपहिया इलेक्ट्रिक वाला, आपने देखा होगा ओला वगैरह का आता है जिसमें आग वगैरह भी पकड़ लेता है, तो वो वाले खूब बिक रहे हैं। भारत में परिवहन विद्युतीकरण के लिए प्रमुख सरकारी पहलें कौन कौन से, अब इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण व विनिर्माण किया जा रहा है। फेम इंडिया योजना 2,
नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान भी एक बनाया गया है। उत्पादन लिंक प्रोत्साहन PLI स्कीम, BPSC वाला कभी भूल नहीं सकते जिन्होंने 69 BPSC दिया है। परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन, देखिए अलग अलग सेक्टर दिखेगा आपको। यहाँ पर हम बढ़ावा देते हैं मैन्युफैक्चरिंग को, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए प्लान बनाते हैं, यहाँ पर हम उत्पादन के लिए भी बढ़ावा दे रहे हैं उसको, यहाँ पर हम बैटरी के लिए बातचीत कर रहे हैं। स्क्रैपेज नीति, यानी कि पुराने जो सड़क पर वाहन है, अगर आपका वाहन 15 साल 20 साल से पुराना हो गया, 15 साल से पुराने पब्लिक वाहन, पब्लिक का मतलब सरकारी वाहन या सार्वजनिक क्षेत्र के वाहन, और 20 साल से पुराने आपको प्राइवेट वाहन, उसको स्क्रैप करने की नीति बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा पिछले साल। स्क्रैप की पॉलिसी भी बनाई गई है कि भाई शहर से पुराने वाहन हटाओ तब जाके नए वाहन लाओ। ऊर्जा मंत्रालय ने चार्जिंग अवसंरचना पर अपने संशोधित दिशा निर्देश में निर्धारित किया है कि 3 किलोमीटर की ग्रिड में राजमार्ग के दोनों किनारे पर प्रत्येक 25 किलोमीटर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन मौजूद होना चाहिए। एक चार्जिंग स्टेशन आपको मिल जाएगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसने आवास और वाणिज्य भवनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग सुविधाओं के लिए 20% पार्किंग स्थल निर्धारित करने के लिए मॉडल बिल्डिंग उपनियम 2016 में संशोधन भी किया है कि आवासीय कोई रेसिडेंशियल कॉलोनी बन रहा है या फिर क्या बन रहा है, कोई ऑफिस बन रहा है सरकारी, वाणिज्यिक भवन कोई बन रहा है, कोई ऑफिस बड़ा सा प्राइवेट बन रहा है, इन सभी जगहों पर क्या होना चाहिए, अब जो सरकार का भवन का कोड होता है, मतलब शहरों में अगर आप घर वगैरह बनाते हैं तो इसके लिए कोड होता है, एक नियम होता है। उसके तहत क्या डिसाइड किया गया है कि भैया जब भी आप निर्माण करोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग के लिए एक पॉइंट तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसने इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना के लिए भारतीय मानकों को विकसित करने हेतु एक बृहत चैलेंज कार्यक्रम भी शुरू किया है। पेट्रोल और डीजल पर उच्च कर भी लगाया है। पेट्रोल और डीजल पर उच्च कर खुदरा खरीद कीमतों पर लगभग 60% अधिरोपित करने, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर वस्तु और सेवा कर GST को 12% से घटाकर 5% करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदारों के लिए कर व अन्य प्रोत्साहन की पेशकश करने से इलेक्ट्रिक व्हीकल के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार हर स्तर पर कोशिश कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए और पॉल्यूशन को कम किया जाए। इस टॉपिक को जरा ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक आप लोगों से जुड़ा हुआ है, जो लोग मोबाइल यूज करते हैं उन सभी से जुड़ा हुआ है। क्या है भाई, ए सेंट्रलाइज वेबसाइट टू, क्या लिखा हुआ है भाई, एक मिनट रुक जाइए, टू ट्रैक रिकवर योर लॉस्ट मोबाइल फास्टर। सेंट्रलाइज वेबसाइट भारत सरकार का एक है संचार सारथी पोर्टल। क्या बोला मैंने, संचार साथी पोर्टल। मोबाइल अगर खो जाता है और तो उसको ढूंढने के लिए या उसको ब्लॉक करने के लिए ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। आप अपने IMEI जो नंबर होता है उसको जाकर इस पर रजिस्टर कर सकते हैं और जब भी खोता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक वगैरह कर सकते हैं। और इसमें बस न्यूज़ मुझे बताना था कि इसके अंदर में आता है ये, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक CDOT ए टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। देखिए भारत सरकार का जो दूर संचार मंत्रालय है ना, उसके तहत CDOT एक क्या विभाग है जो किसको चलाती है, तो वो चलाती है एक पोर्टल को जिसका नाम है संचार साथी। क्या बोला मैंने, संचार साथी पोर्टल है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ संचार साथी, और इसको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लगभग पिछले साल में 55,160 फ़ोन हैज़ बीन रिकवर्ड एंड हैंडेड ओवर द ऑनर्स। 55,000 से ज़्यादा लोगों के मोबाइल को रिकवर करके उनको फिर से दिया गया और 11 लाख मोबाइलों को ब्लॉक किया गया। अगर आप इस पर, अगर आपका मोबाइल खो जाता है और आप अगर इस पर रजिस्टर्ड हैं तो आप अपने EMI को, अगर आप IMEI को अगर आप ब्लॉक कर देते हैं तो वो उस मोबाइल का फिर कोई काम नहीं हो सकता है, उस मोबाइल को कोई यूज़ ही नहीं कर सकता, उसमें कोई सिम काम ही नहीं करेगा। बेहतरीन पोर्टल है भारत सरकार का, तो संचार सारथी पोर्टल को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये कहीं न कहीं लोगों से जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है, आपको ध्यान में रखकर, नए ज़मानों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। यहाँ पर इसको रजिस्टर कैसे किया जाता है उसके बारे में भी लिखा हुआ है। अगर फ़ोन खो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो डुप्लीकेट सिम लेने के बाद एक कंप्लेन आप फाइल कर दीजिए, और कंप्लेन फाइल करने के बाद क्या होगा कि उस पोर्टल पर जब आप एक बार रजिस्टर कर देंगे तो अगर उस फ़ोन को कोई भी यूज़ करेगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आ जाता है। और अगर आप ब्लॉक कर देंगे उस चीज़ को, तो ब्लॉक करने के बाद क्या होगा, उस फ़ोन में कोई भी दूसरा सिम कभी काम ही नहीं कर सकता है। तो संचार साथी पोर्टल को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला जो न्यूज़ है ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये इम्पॉर्टेंट इसी न्यूज़ से संबंधित नहीं है। ये मुख्य रूप से टॉपिक मुझे पढ़ाना था कि भारत की अंतरिक्ष नीति 2023 में घोषित की गई है।
वो अंतरिक्ष नीति मुझे बताना है। और प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, आज तक आपने केवल इसरो का नाम सुना होगा, जबकि अमेरिका में आपने एलन मस्क स्पेस एक्स का भी नाम सुना है, और जो अमेजन के फाउंडर हैं उनका भी एक स्पेस एजेंसी है। तो इन सब का अपना अपना स्पेस एजेंसी है, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो भी स्पेस में काम करते हैं बाहर के देशों में। लेकिन भारत में स्पेस में प्राइवेट प्लेयर्स आपको नहीं दिखेंगे, बहुत कम दिखेंगे, छोटे मोटे हैं, उभरने की कोशिश ही कर रहे हैं और उभर भी रहे हैं अच्छे से। लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स का क्या योगदान होना चाहिए स्पेस में, इसको लेकर आपको ज़रूर तैयार रहना चाहिए कि आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं कौन होते हैं, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है मैं बताता हूँ। प्राइवेट कंपनी स्पेस में आपको नहीं दिखेंगी। इसरो सरकार का एक उद्यम है, सरकार का एक क्या है, विभाग है, जो डायरेक्टली प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। आपने कभी अंतरिक्ष मंत्रालय नहीं सुना होगा। अंतरिक्ष और एटॉमिक जैसी जो चीज़ें हैं, सेंसिटिव मुद्दे, वो केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंदर में आता है, कोई मंत्री उसके लिए स्पेसिफिक नहीं होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, कई बार ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो देखिए, भारत में टाटा है और एक सेटेलॉजिक है, ये दोनों कंपनी मिलकर, अब TASL है, ये किसका है, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और सेटेलॉजिक, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, तो स्पेस में कुछ काम करेंगे। करें भाई काम, हमें क्या मतलब, करें, जब करेंगे तो हम पढ़ लेंगे उसको। लेकिन आज मैं आपको क्या बताऊंगा कि भारत सरकार की जो नई अंतरिक्ष पॉलिसी आई है 2023 में, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को आगे बढ़ाने के लिए, प्राइवेट कंपनीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, सॉरी मैं बार बार प्लेयर्स बोल दे रहा हूँ, प्राइवेट कंपनीज़ को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, तो कोशिश कर रही है। इससे क्या बेनिफिट होगा, ज़रा सोचिए क्या बेनिफिट होगा। इससे ये होगा कि देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, R&D का एक माहौल बनेगा। और आज तक इसरो और नासा ने दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हासिल की, अगर मैं आज आपको पूछूं तो इसरो और नासा ने सैटेलाइट भेजकर उपलब्धि हासिल की है, वो बहुत छोटी उपलब्धि है। उससे भी बड़ी उपलब्धि ये है कि इन जैसी जो संस्थाएं होती है, चाहे वो इसरो होती है, नासा होते हैं, ये बच्चों के अंदर में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करती है, साइंस की तरफ में उनका रुझान बढ़ाती है। क्यों भारत सरकार जब भी कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करती है वहाँ पर स्कूली बच्चों को ले जाती है, ताकि वो इस दिशा में सोचें, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। आज तक के नासा की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो पूरे दुनिया में उस नासा नामक चीज़ बच्चे जानते हैं, और क्या जानते हैं कि स्पेस नामक कोई चीज़ होती है जिससे जुड़ी हुई ये संस्था है। तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट और भी ज़्यादा बढ़ेगा जब प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आएंगे। और क्या होगा, और ये होगा कि स्पेस एक उद्यम बनने वाला है आने वाले दौर में। अंतरिक्ष जो है वो उद्यम बनने वाला, उद्यम का मतलब क्या होता है, एक उद्योग बनने वाला, एक इंडस्ट्री होगी, और बन चुकी है। बहुत बड़े बड़े कंपनियां इस पर काम कर, स्पेस एक्स जैसी जो कंपनियां हैं जो मंगल ग्रह पर घर बसाने की बात कर रही हैं, और मिशन भी लेकर चल रही, 2035 तक हम मंगल ग्रह पर घर बसा लेंगे। और हमारे देश में अभी कंपनियां उस स्तर तक नहीं जा पा रही हैं। स्पेस टूरिज्म की बात हो रही है कि कुछ घंटों के लिए हम आपको स्पेस से घुमा कर लेके आएंगे, करोड़ों रुपया जमा कीजिए। तो ये अलग सेक्टर बन रहा है। तो ये केवल सरकार इसमें काम करे तो सही नहीं होगा। सरकार अब किस दिशा में काम करेगी, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्थापित करने की दिशा में, या और अंतर्ग्रहीय यात्रा के दिशा में, मतलब इंटरप्लैनेटरी जो मिशन होंगे उसके दिशा में, और मानव मिशन उसके दिशा में काम करने की कोशिश करेगी। बाकी सैटेलाइट लॉन्च करने जैसे छोटे छोटे काम हैं जो इसरो अभी कर रही है, वो हम किसको देना चाहते हैं कि उसमें प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो आ जाएं, या तो अलग डिपार्टमेंट बन जाए वो आ जाएं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अभी सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, हाथ जोड़कर सुनिए इसको, ठीक ना। और इससे क्या बेनिफिट होगा, देश की इकोनॉमी का कहीं ना कहीं योगदान मिलेगा, प्लस मिलेगा, उसको बूस्ट मिलेगा। दूसरा क्या होगा, हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई में भी एक स्पेस का कल्चर बढ़ेगा, बच्चे हमारे इस तरफ में रुझान बढ़ेंगे उनके सैटेलाइट से, और जो अंतरिक्ष टूरिज्म होगा इससे भी हम कमाई करेंगे, है ना। तो ये सब कुछ बेनिफिट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका नुकसान क्या होगा, अभी मैं ले चलूँगा भाई, पढ़ाऊँगा मैं नीतियाँ, लेकिन सुन लीजिए पहले। इसका नुकसान क्या होगा, कहीं ना कहीं मलबा बढ़ सकता है, अंतरिक्ष में कचरा बढ़ सकता है, और भी बहुत सारे इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। देखते हैं उन सभी को। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देती है। भारतीय अंतरिक्ष 2023 के प्रमुख प्रावधान क्या थे अंतरिक्ष नीति के, तो प्रावधान आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा, अंतरिक्ष नीति 2023 क्या है, इसके बारे में बताइए।
इस नीति ने अंतरिक्ष सुधारों को बल मिलने के साथ देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निजी उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार ने अंतरिक्ष पॉलिसी बनाकर ये चीज घोषित कर दिया है कि हम इसमें निजी क्षेत्र को भी शामिल करने जा रहे हैं। निजी क्षेत्र को हम शामिल करके रहेंगे किसमें, तो अंतरिक्ष सेक्टर में भी उद्योग के तौर पर अब इसको भी डेवलप करेंगे। भूमिकाओं का निर्धारण क्या लिखा हुआ है, तो इस नीति से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष क्षेत्र के PSU न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये भारत सरकार की नई अंतरिक्ष में कंपनी है, तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण इन स्पेस की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया गया है। अंतरिक्ष से जुड़ी रणनीतिक गतिविधियों का संचालन NSIL द्वारा मांग आधारित मोड पर किया जाता है। इन स्पेस इसरो व गैर सरकारी संस्थाओं के बीच इंटरफेस का काम करती है। इसरो को जो निजी संस्था है या गैर सरकारी संस्था है कोई भी, उससे जोड़ने का काम कौन करती है, तो इन स्पेस नामक संस्था करती है। ये सब के सब भारत सरकार की संस्थाएं हैं, अलग अलग एंटिटी है भारत सरकार की, स्पेस में काम करती है सब। इसरो नई तकनीकों, नई प्रणालियों के साथ अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसरो के मिशन के परिचालन की जिम्मेदारी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को दे दी जाएगी। इसरो क्या करेगा, नई प्रणाली, अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम इसरो करेगी, और बाकी जो उसके छोटे मोटे काम हैं वो सब किनको दे दिया जाएगा, तो इन बच्चों को दे दिया जाएगा। ये जो इन स्पेस और अलग अलग हैं या प्राइवेट प्लेयर्स जो आएंगे उनको दे दिया जाएगा। निजी क्षेत्र का प्रवेश का क्या तात्पर्य है भाई, इस नीति से अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भूमिका को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उपग्रह निर्माण, रॉकेट लॉन्च व्हीकल, डेटा संग्रह एवं प्रसार शामिल है। और डेटा संग्रह करने के लिए ही टाटा और सेट लॉजिक जो है वो दोनों करीब आ रहे हैं और दोनों काम करेंगे। क्लियर हो रहा होगा। याद नहीं करना है नीतियों को समझने की कोशिश करना है। समझ जाएंगे ना आप एक बार, तो वहाँ पर अपनी भाषा में आप लिख आएंगे। मुझे पता है कोई बेवकूफ़ थोड़ी ना होते हैं यार, BPSC तैयारी करने वाले मुझे पता है सारे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, क्लास के नंबर 1 स्टूडेंट आते हैं इस क्षेत्र में। तो मुझे पता है आपकी काबिलियत क्या है। समझिएगा चीज़ों को, कभी आपने समझा नहीं इसलिए आपको दिक्कतें आती है लिखने में। जब आप चीज़ों को समझ जाएंगे ना और उसको अपनी भाषा देना सीख जाएंगे, बस हो गया बेड़ा पार। ठीक है। प्रभाव क्या पड़ेगा, और 1 मिनट उससे ऊपर, काफ़ी कम शुल्क पर निजी क्षेत्र इसरो की सुविधाओं का उपयोग कर सकेगा, जिससे इस क्षेत्र बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है। इन अंतरिक्ष सेक्टर में भी निवेश आएगा, उससे भी इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। प्रभाव क्या पड़ेगा, भविष्य में यह नीति भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 10% करने में सहायता करेगी। अगर आज दुनिया में 100 रुपया स्पेस सेक्टर से कमा रहा है, तो उसमें भारत मात्र 2 ही रुपया कमा रहा है, जबकि दुनिया में स्पेस में हम बड़े प्लेयर हैं, हम बहुत बड़े नाम हैं स्पेस में, 4-5वीं नाम है हम दुनिया में, लेकिन हम कमा कम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सरकार पर ही सारा कुछ निर्भर करता है, और इसको हम 10% तक बढ़ा के ले जाएंगे। अगर 100 रुपया पूरे दुनिया में कमाई हो रहा है स्पेस में, तो 10 रुपया भारत के खाते में भी आना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है, लागत प्रभावी उपग्रहों के निर्माण के रूप में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को विश्व स्तर पर मान्यता मिली हुई है। अब भारत विदेशी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है। निरस्त्रीकरण पर जिनेवा सम्मेलन के प्रति भारत अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण व नागरिक उपयोग का समर्थन करता है। अंतरिक्ष में हथियारों के प्रसार को लेकर भारत ने बोला हुआ कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। अंतरिक्ष क्षमताओं या कार्यक्रम के किसी भी शस्त्रीकरण का विरोध करता है। इसरो विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसकी सफलता की दर बहुत ही ज़्यादा है। 400 से अधिक निजी अंतरिक्ष कंपनियों की संख्या के मामले में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। 400 से ज़्यादा भारत में छोटी छोटी निजी अंतरिक्ष की कंपनियां हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नहीं पता था ना आज तक आपको, मुझे भी पता चला जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था तो। और ये क्या है तो, लेकिन इन कंपनियों का अभी उतना क्षमता नहीं है, उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। रजिस्टर तो 400 हैं, लेकिन वही कि इनमें से बहुत कम के पास कैपेसिटी है अभी, और धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अच्छी बात क्या है कि इनिशिएटिव लिया गया है और शुरुआत हो गई है। ओके। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में तात्कालिक विकास, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी। भारत ने हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा समर्थित रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की है, जो किसी प्रतिद्वंदी की अंतरिक्ष क्षमता को कमतर करने, बाधित करने, नष्ट करने या धोखा दे सकने हेतु आयुध निर्माण का कार्य सौंपा गया है। कि भाई आने वाले समय में जो युद्ध होगा ना, वो जल में होगा, पृथ्वी पर होगा, वायु में होगा और अंतरिक्ष में होगा। हमारे सैटेलाइट को कोई और मारेगा तो हम किसी और के सैटेलाइट को मारेंगे। तो इसके लिए भारत में एक अलग से डिपार्टमेंट डेवलप किया गया है, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस एक्सपो 2022 में गांधीनगर में रक्षा अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ भी किया। उपग्रह निर्माण क्षमता में वृद्धि भी हुई है। 2025 तक भारत का उपग्रह निर्माण बाजार $3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा, और 2020 में यह $2.1 अमेरिकी बिलियन डॉलर का था। संवाद कार्यक्रम, युवाओं के बीच
अंतरिक्ष अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के पोषित करने के लिए इसरो ने बेंगलुरु में संवाद नामक अपना स्टूडेंट आउटरीच कार्यक्रम को शुरू किया था कि भाई स्टूडेंट के बीच में हम अपने कार्यक्रम को क्यों ना लेकर चलें। तो ये नीतियों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये नीति था ये 4-5 पॉइंट का। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि भाई क्या है अभी अपना स्थिति क्या है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका पीटी फैक्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अध्यक्षों और सदस्यों के नाम नहीं बताए गए हैं। लेकिन 16वां वित्त आयोग गठन के लिए मंजूरी दे दी गई है और इसका गठन कब से कब तक के लिए किया जाएगा। इसको बोला गया है कि देखो भाई साहब, आप 31 अक्टूबर 2025 तक अपने रिपोर्ट दे दीजिए, जिसको हम 2026 से लेकर 2031 तक के लिए फाइनेंशियल कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर वित्त का बंटवारा करेंगे। फाइनेंस का मतलब पैसे कौड़ी का बंटवारा करेंगे, टैक्स वगैरह का बंटवारा किसके किसके बीच में, तो केंद्र और राज्यों के बीच में। तो फाइनेंस कमीशन के गठन के लिए अब हरी झंडी दे दी गई है। इसका तारीख भी तय कर दिया गया है और बोला गया है अक्टूबर 31, 2025 तक कि आप अपना रिपोर्ट सबमिट कीजिए और अप्रैल 1, 2026 से ये फाइनेंशियल कमीशन को लागू कर दिया जाएगा। 16वां फाइनेंशियल कमीशन को लागू कर दिया जाएगा। अध्यक्ष और सदस्यों के नाम अभी नहीं आए हैं, वो जिस दिन आएगा उसको भी मैं समझा दूंगा आपको। फिलहाल आप वित्त आयोग का एक ओवरव्यू ले लीजिए। क्या है ओवरव्यू? तो भाई फाइनेंस कमीशन भारत के राजकोषीय संघवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टर्मिनोलॉजी को हिंदी वाले, इंग्लिश वाले फिजिकल फेडरलिज्म जरूर ध्यान में रखें। राजकोषीय संघवाद का क्या तात्पर्य होता है? जब केंद्र और राज्य जो होते हैं शक्तियों का बंटवारा सही से करके कॉपरेशन को बढ़ाते हैं, मतलब कि मिली भगत को बढ़ाते हैं। मिली भगत कैसे बोलूँ मैं, फेडरलिज्म को बढ़ाते हैं, सहयोग को बढ़ाते हैं। सबसे सही शब्द ये रहा, सहयोग को बढ़ाते हैं। कोई किसी पर हावी नहीं होना चाहता है तो वो क्या कहलाता है? वो संघवाद की भावना होती है। सामान्य अर्थ हम समझिएगा। फिजिकल संघवाद का तात्पर्य क्या होगा कि भाई वित्तीय रूप से हम सहयोग बढ़ा रहे हैं आपस में। केंद्र सरकार खुद ही तो डिसाइड नहीं कर रही है, फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है, वो जाके राज्यों से रिकमेंडेशन लेगी और उसके आधार पर अपना रिपोर्ट देगी, फिर भारत सरकार उसको लागू कर देगी। और विकास पर्यवेक्षक को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। फाइनेंशियल कमीशन सार्वजनिक वित्त, शासन, विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों, राजकोषीय समेकन, ऋण प्रबंधन, स्थानीय निकाय, आपदा राहत, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, वितरण, सांख्यिकी प्रणाली आदि पर मार्गदर्शन सलाह भी प्रदान करते हैं। फाइनेंशियल कमीशन केंद्र और राज्य सरकार की राजकोषीय स्वायत्तता, समानता, दक्षता को बढ़ाने के साथ ही देश में सहकारी या प्रतिस्पर्धी संघवाद, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जिसको हम बात करते हैं कि एक दूसरे राज्य एक दूसरे से क्या करें, कम्पीट करें, को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके जुड़े हुए कुछ आर्टिकल और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल कमीशन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 5 वर्ष पर गठित किए जाने वाला एक संवैधानिक निकाय है। 5 वर्षों में इसका गठन किया जाता है। संघ व राज्यों के बीच और संवैधानिक है। संविधान में इसका आर्टिकल लिखा हुआ आर्टिकल 280 पर, याद होना चाहिए सब चीज़ें। वित्तीय संसाधनों के वितरण पर अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है। इस अनुशंसा में 3 मुख्य पहलू शामिल होते हैं, लंबवत हस्तांतरण, वर्टिकल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर उसके बाद से सहायता अनुदान। ये 3 स्तरों 3 के द्वारा क्या करता है, राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाता है, केंद्र से पैसा मुहैया करवाता है अलग अलग स्तरों पर। केंद्रीय कर में विभाजित पूलों में राज्य की हिस्सेदारी। राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन एक ऐसे फॉर्मूले के आधार पर किया जाता है कि उनकी वित्तीय आवश्यकता, क्षमता और प्रदर्शन को परिलक्षित करता है। सहायता अनुदान 13वें वित्त आयोग द्वारा दी गई अनुशंसा में 2 महत्वपूर्ण अनुदान न्याय, वितरण व सांख्यिकी प्रणाली के संबंध में भी था और इस तरह से क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच पैसे कौड़ी को बंटवारा को सुनिश्चित करता है। न्याय विभाग ने नई पहलों की पहचान की जहां समर्थन की आवश्यकता थी। इसमें न्यायालय के कार्य के घंटों को बढ़ाना, लोक अदालत के लिए समर्थन बढ़ाना, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इत्यादि को धन विकल्प वगैरह प्रदान करना, ये सब भी इसमें शामिल था। अब अगला है फाइनेंशियल कमीशन ने कुछ अच्छी रिकमेंडेशन भी की है। कौन कौन सी रिकमेंडेशन है भाई? तो फाइनेंशियल कमीशन ने विगत वर्षों में कई अनुशंसाएं की है जिसका भारत में सार्वजनिक वित्त, शासन और विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। ऊर्ध्वाधर लंबवत हस्तांतरण के एक प्रमुख घटक के रूप में कर हस्तांतरण को पेश करना, जहां समय के साथ राज्यों की हिस्सेदारी को 10% से बढ़ाकर 42% तक किया गया है, 42% भी किया गया है। राजकोषीय अनुशासन, जनसंख्या नियंत्रण, वन संरक्षण, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी 2023 का पेपर उठाकर देखिए, यही सब पूछा गया कि कौन कौन से आधार है, कौन कौन से कैटेगरी है जिसके आधार फाइनेंस कमीशन जो है रिकमेंड करता है केंद्र सरकार को राज्यों को पैसा दो। तो उसमें राजकोषीय अनुशासन यानी कि वहाँ पर फिजिकल कार्यक्रम कैसा चल रहा है, राज्य सरकार किस प्रकार से खर्च कर रही हो, किस प्रकार से कर की उगाही कर रही है, जनसंख्या पर नियंत्रण कर रही है कि नहीं कर रही है राज्य सरकार। अगर कोई जनसंख्या पर नियंत्रण कर रही है तो हम उसको प्रोत्साहन भी प्रदान करेंगे।
बिजली क्षेत्र में सुधार आदि को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, जिसकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उसको उतना अच्छा पैसा। ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य व स्थानीय निकाय की तैयारी और प्रक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आपदा राहत निधियों की भी शुरुआत की गई है। इसके तहत में, किसके तहत? फाइनेंस कमीशन के तहत में स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वायत्ता, बुनियादी सेवाओं के वितरण, उनकी जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए अनुदान की भी शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय वितरण, सांख्यिकी प्रणाली जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अनुदान की शुरुआत, ताकि इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय अंतराल व इनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ओके, सीधी सी बात है। जो जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको हम उतना अच्छा पैसा देंगे। पैसा दे दिया, पैसा खर्च भी नहीं कर पाए तो हम आपको अगली बार से पैसा नहीं देंगे। सामान्य भाषा में समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? वन किन के यहाँ पर कितना है, साक्षरता, जनसंख्या का उन्होंने क्या किया है, फिजिकल वहाँ पर डिसिप्लिन है कि नहीं है, कुछ भी खर्च तो नहीं कर रहे हैं ये लोग। इन सब चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं। फाइनेंशियल कमीशन की अनुशंसा और उसका निगरानी किस प्रकार से किया था? अपनी प्रकृति में सलाहकारी होती है। मतलब फाइनेंस कमीशन अगर कोई चीज़ बोला है तो वो मनमर्जी होगी कि माने या ना माने। केंद्र सरकार की वो मानेगी भी और नहीं भी मानेगी, सामान्य तौर पर मान लेती है। केंद्र सरकार बाध्यकारी नहीं होती, हालांकि इन्हें आमतौर पर मामूली संशोधन या सुधार के साथ स्वीकृत कर लिया जाता है। और केंद्र सरकार राष्ट्रपति के आदेश, ये सारे पीटी के सवाल हैं आपके, माध्यम से अनुशंसाओं की स्वीकृति को अधिसूचित करती है, जिससे वह अवधि निर्दिष्ट होती है, आमतौर 5 वर्ष, जिसके लिए मान्य होता है इनका रिकमेंडेशन। केंद्र सरकार संसद में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, एक्सप्लानेटरी मेमोरेंडम भी पेश करती है, जिसमें अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई और किसी भी सुधार के कारण बताए जाते हैं। अगर कोई अनुशंसा की गई तो उसको लेकर भारत सरकार ने क्या किया है, इसको लेकर मेमोरेंडम भी देती है। कहाँ पर? तो संसद में। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका ये हाथी। ये हाथी क्या है भाई? तो ये हाथी है। किसका बना हुआ ये? ध्यानपूर्वक देखिएगा। लैंटाना कैमेरा। लैंटाना कैमेरा क्या होता है? तो ये एक झाड़ी है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। झाड़ी है जो क्या कर रही है? बहुत ज़्यादा परेशान कर। इसकी लकड़ियों का यूज़ करके हाथी बना के बेंगलोर में बेचा जा रहा है, और मुझे लगता है सभी जगहों पर बेचा है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो घुसपैठिए होते हैं, और जो क्या करते हैं, जो जहाँ पैदा होंगे तो उसके आस पड़ोस में एक घास भी नहीं पनपने देंगे। तो इसी प्रकार का लैंटेना कैमेरा है एक पेड़ पौधा, जो हर जगह पर आजकल भारत के 40% ज़्यादा वन के एरिया में फैल गया। ये देखिए, यही इसी तरह का उसे फूल होता है लैंटेना कैमेरा में। नामक घनी झाड़ियाँ इस अभयारण्य के विशाल भाग को, एक अभयारण्य थी राजस्थान में जिसको कवर कर लिया था, उसके कारण से क्या हुआ था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। तो लैंटेना कैमेरा क्या है? 1807 में लैंटेना कैमेरा का पता लगाया गया था। इसके पत्ते और पके फलों में जहरीले पदार्थों ने कई जानवरों को भी प्रभावित किया है, जबकि इसके विस्तार ने घास व अन्य झाड़ी को प्राकृतिक वृद्धि को भी रोक दिया है। तो लैंटेना कैमेरा क्या है? तो एक स्पीसीज है जो क्या करती है, तो जो हमारे वनों को नुकसान पहुँचाती है। और वनस्पति का पर्याप्त विकास न होने के कारण शाकाहारी जीवों को पर्याप्त चारा भी नहीं मिल पाता है। इतना ज़्यादा ये परेशान करती है लैंटेना कैमेरा। देखने में कितनी खूबसूरत थी, लेकिन बहुत खतरनाक होती है। मिशन लैंटेना को वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने अपने प्राकृतिक आवास के कर्मिक सिकुड़न के लिए चित्तीदार हिरन के झुंड के बीच बेचैनी देखी, और उनको तब पता चला था कि लैंटेना कैमेरा के कारण क्या हो रहा है, तो हिरनों को खाना नहीं मिल रहा। देखिए, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में राजस्थान में ये चीज़ चलाया गया था। सबसे पहले वहीं पर इस चीज़ को देखा गया कि दक्षिण अरावली पहाड़ी में छोटा सा अभयारण्य 519 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। बड़ी संख्या में शाकाहारी जीव जंतुओं का निवास है। यहाँ कृत्रिम झील है जिसे जियान सागर के नाम से जाना जाता है। इसे टाइगर लेक भी कहा जाता है। इसे वर्ष 1987 में संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, और उसी में लैंटेना कैमेरा को समाप्त करने के लिए, लैंटेना कैमेरा को हटाने के लिए एक अभियान भी चलाया गया था। इसको हटाने का खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 80,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से खर्च करना पड़ता है इसको संपूर्ण रूप से उस जगह से समाप्त करने के लिए। कितना खूबसूरत है देखने में, लेकिन उतना ही खतरनाक है। लैंटेना कैमेरा भारत के 40% वनों को हिस्सों में फैल चुका है। ये भारत के 40% से अधिक वनों के हिस्सों में फैल चुका है ये लैंटेना कैमेरा। ओके, अगला एक और छोटा सा टॉपिक है आपके लिए। कौन सा टॉपिक है वो? तो है पेरिस क्लब। ये क्या है भाई? पेरिस क्लब, इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए क्या है, श्रीलंका रीचेज डील विथ इंडिया पेरिस क्लब ऑन डेब्ट प्लान। श्रीलंका का जो ऋण का बोझ है ना, उसको लेकर वो पेरिस क्लब और भारत के साथ एक समझौते पर पहुँच गया है, और जल्द ही उसके समझौते का निदान भी किया जाएगा। क्या है वो? उसके ऋण का निदान भी किया जाएगा। तो इस पेरिस क्लब को हम लोग समझ लेते हैं। ये समझौता तो हमारे काम का नहीं है। पेरिस क्लब क्या है? दरअसल में ये सामान्य रूप से अगर मैं समझाऊँ आपको, तो सेठ साहूकारों का एक संगठन है। अब सेठ साहूकारों का संगठन नहीं हो सकता, तो बहुत सारे जो देश है ना,
जो अमीर देश थे पहले, उन सब का एक संगठन है जो ऋण देने का काम करते थे। लेकिन चीन का जब से उदय हुआ तब से ये पेरिस क्लब जो है वो थोड़ा सा धुंधली पड़ गई और चीन के आगे ये फीकी पड़ने लग गई। चीन ने बहुत सारे ऋण बांटे तो पेरिस क्लब को सब भूल गए। पेरिस क्लब ज़्यादातर पश्चिमी करदाता देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, जिसमें अर्जेंटीना पेरिस में अपने सार्वजनिक करदाता से मिलने हेतु सहमत हुआ था। यह खुद को एक मंच के रूप में वर्णित करता है जहां लेनदार देशों द्वारा सामना की जाने वाली भुगतान कठिनाइयों को हल करने हेतु अधिकारिक कर्जदाता बैठक करते हैं और इसका उद्देश्य उन देशों हेतु अस्थायी ऋण सहायता, ऋण राहत समाधान खोजना जो देश अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। अगर चीन से श्रीलंका ने ऋण लिया हुआ है और वो चुकाने में असमर्थ है तो उसको पेरिस क्लब मदद करेगा। ये देख सकते हैं इतने सारे देश हैं इसमें शामिल। ओके, आप देख सकते हैं कितने सारे हैं, ये सारे के सारे पेरिस क्लब के हिस्से हैं, ऋण समझौते में शामिल। इसके आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पेरिस क्लब ने 102 अलग अलग देनदारों के साथ 478 समझौते किए हुए हैं। 1956 के बाद से पेरिस क्लब समझौता ढांचे के तहत 614 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया है। हालिया गतिविधि पिछली सदी में पेरिस समूह के द्विपक्षीय ऋण पर प्रभुत्व था। पिछले सदी में अगर 2000 ईस्वी से पहले देखेंगे तो इसका प्रभुत्व था ऋण बांटने में, लेकिन पिछले 2 दशक में चीन के दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरने के बाद उसका महत्व कम हो गया। उदाहरण के लिए श्रीलंका के मामले में भारत, चीन और जापान सबसे बड़े द्विपक्षीय लेनदार हैं। श्रीलंका के द्विपक्षीय ऋण में चीन का 52%, जापान का 19.5% और भारत का 12% हिस्सा है। और अब भारत सरकार पेरिस क्लब के साथ मिलकर श्रीलंका को ऋण देगी, जिससे क्या होगा, ये जो 52% आपको दिख रहा है ना, ये कम हो जाएगा। ओके, यही था आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। काफ़ी सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।